हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज जो करेंगे 7 और क्लास 2 करेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 7 और क्लास 1 कर लिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 51 से 68 तक कर चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 69 से 85 तक करेंगे बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट 1 को 2 डिवाइड भागों में बांट कर करते हैं, ताकि आपको मैथ जो है बहुत आसान तरीके से समझा सकूं और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो सके। यदि हम एक क्लास लेंगे तो आपका 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम 2 क्लास में लेते हैं, ताकि जो है मैथ आपको डिटेल से समझ में आ जाए बहुत आसान तरीका से। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की क्लास पर डे लाइव सुबह 7 AM पर ले सकते हो। और मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट मैथ बता रहा हूँ, वह 9 AM पर जुड़ सकते हो। और यह आपका जो मैथ की क्लास चल रहा है बिहार सिविल कोड का, दोपहर के 2 बजे पर डे लाइव। और यदि आप किसी अदर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको इतना अच्छे तरीके से आपको रीजनिंग समझाया जाएगा कि आपको 100% दिमाग में जरूर वह रीजनिंग आ जाएगा। तो कम से कम 1 क्लास 2 क्लास जरूर आप उस रीजनिंग की क्लास को देखिए, तब जाकर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 69। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 64, 28 एवं 96 का मोसो क्या होगा। तो मोसो आप जानते हो निकालने के लिए 28 से भाग 64 में देंगे, फिर उससे भाग देंगे इससे। लेकिन आपको यहाँ पर देखो उतना नहीं करना है, आप ध्यान से देखना है 64 और 28 96 में सबसे छोटी संख्या कौन है। आपको सबसे छोटी संख्या 28 दिखता होगा। अब 28 से जस्ट छोटा कौन है, 64। तो आप क्या करेंगे, 64 में से 28 को माइनस कर देंगे। ठीक जैसे आप माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो यही तो आएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक कम करना है। यदि आपको कहीं ऑप्शन 36 दिख रहा है तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको 36 नहीं दिख रहा है तो आप जरा बताओ 36 को ऑप्शन ABCD में से कौन सी संख्या काट रहा है। तो आप बताओ 36 कभी 8 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब क्या होगा सर, ऑप्शन सी भी काट देगा, ऑप्शन बी भी काट देगा, ऑप्शन ए भी काट देगा। सही बात है, ये तीनों काट देगा। लेकिन HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब HCF में हम सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 से चेक करेंगे, क्या ये 4 से भाग 36 में लग रहा है। हाँ लग रहा है। यदि 4 से भाग 36 में लग रहा है तो इनका HCF जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 4 से नहीं भाग लगते तब जस्ट इससे बड़ी वाली संख्या को चेक करते। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तब आपके लिए तो आप जानबे करते हो, 28 से भाग दो 64 में, इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। तो 28 दूना आपका देखो ये 56 आ लगेगा। फिर 14 में से छो गया 8 और ये कट गया। फिर आप 8 से भाग देंगे देखो 28 में, फिर 8 देखो 8 या 24 आपका ये 4 बचेगा। फिर ये 4 से भाग देखो आप 8 में, तो फिर 4 दूना 8। फिर इन्हीं 4 से आप भाग किस में दीजिएगा, आप 96 में भाग दीजिएगा। तो ये 4 दूना 8, फिर 1 4 चौक 16। तो यानी कि सब कहाँ पे कटा, ये 4 से पूरा कट गया। तो आपका HCF जो आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये वाला है आपका शॉर्ट मेथड, आपको शॉर्ट मेथड से ठीक सीखना है। चलिए अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 70 में देखो क्या कहता है, 72 का स्क्वायर बराबर 51x4 कोमा, तो x का मान कितना है। आपको यहाँ पर बताना है कि x का मान जो आएगा कितना आएगा। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको सिर्फ 72 का स्क्वायर कर देना है। आपको 72 का स्क्वायर कर देना है, या तो 72 गुना 72 कर देना है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर एक अंक छटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 7 49 1 50 आ जाएगा। तो ये 4 8 1 5। तो देखो 51 है, 51 के बाद फिर इधर 4 है, बीच में क्या माना गया, x। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा, तो आप बता दो क्या x का वैल्यू आएगा। तो आप बोलेंगे x का वैल्यू जो आएगा 8 आएगा वैल्यू। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। 71 आप देख सकते हो। 71 में देखिए क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो समकोण ट्रेंगल का बात हो रहा है। किस ट्रेंगल का बात हो रहा है? समकोण ट्रेंगल में तो आप जानते हो कि एक कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। तो मान लो समकोण ट्रेंगल का बात हुआ ए बी सी, तो मान लो ये कोण तो आपका 90 डिग्री रहा। यदि ये कोण 90 डिग्री रहा और ये दोनों में से कोई भी एक कोण जो है 58 डिग्री का है, कितने का? 58 डिग्री का है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 90 और 58 को यदि हम जोड़ के घटा दें तो वह निकल जाएगा। देखो ये 8 की 8 हो जाएगा, 8 0 8 की 8 हो, फिर ये 9 5 14। आप क्या करेंगे? 180 में से यदि 148 को घटा देंगे तो आपका जो है दूसरे न्यून कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 4 गया 3, यानी कि दूसरे न्यून कोण जो होगा वह 32 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, लॉन्ग मेथड जाएगा। फिर कोण ए का मान है आपका 90 डिग्री, फिर कोण बी का मान आपको निकालना है, रहने देना है, फिर कोण सी का मान 58 डिग्री रख लेना, फिर आप जोड़िएगा तो वही आएगा, फिर उधर जाके माइनस कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 32 डिग्री। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखो 72, कहता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? मैं आपको बता दूं, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, उस परिस्थिति में इनकी लंबाई हमेशा प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या निकालना है? लंबाई। क्या निकालना है? लंबाई मतलब दूरी निकालना है। तो आप दूरी बराबर देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? चाल गुना समय, या तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट कि हम लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या? स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप क्या करेंगे? एक देखो, एक प्लेटफॉर्म 410 मीटर का है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, प्लस इसमें से क्या कर देंगे? अल कर देंगे। हम बताएं, गाड़ी की लंबाई हो या सुरंग की लंबाई हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो हमेशा लंबाई क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अब बटे में समय आपका 30 सेकंड है तो आपका समय 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या क्या करना है आपको? स्पीड भी दिया है 66 किलोमीटर, तो आप ये स्पीड को यहाँ पर बना सकते हो 66 किलोमीटर डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकेंड में है। इस 66 को आपको क्या करना है? चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? मीटर पर सेकेंड में। जैसे आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं 5/18 से गुना हो जाएगा। 5/18 से गुना होने के बाद ये आपका हो जाएगा 410 प्लस में है एल, तो एल ही रहेगा, बटे 30 है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कटा देना 6 से, 6 तिया 18 और ये 6 पंच 30 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए 22 तिया 66 कट जाएगा। अब क्या करना है? गुना कर देना है। देखो ये 22 गुना 5 करते 110 होता है। 110 गुना आपको फिर 5 करना है तो 11 पचे 55 यानी कि 550 हो जाएगा। यानी कि ये बराबर में देखो इस प्रकार आप लिख सकते हो 410 प्लस एल बराबर क्या आ जाएगा? 550। तो देखो ये एल बराबर अब क्या हो जाएगा? 550 अब माइनस 410 ये हो जाएगा। अब घटा दे रहे हैं, 0 की 0 हो जाएगा और 5 में 1 गया 4 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 140 मीटर के का क्या होगा? 140 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई होगा। आपको बहुत अच्छे तरीका से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? आपको बताना है 73 का कौन सी जो है परिमेय संख्या नहीं है। आप जानते होंगे पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब पाई क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या, बाकी सभी का सभी क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ये 1728 देखो, 1728 किसका क्यूब है? तो बोलिएगा 1728 12 का क्यूब है। ये भी रूट से बाहर हो गया, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर वाले भी वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये आप डी देख सकते हो कि ये 12 का क्यूब जो है 1728 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो ये ए ऑप्शन ए जो है आपका, यही एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 74 आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो, कहता है 15,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप यहाँ से आराम से रेट निकाल सकते हो। रेट बराबर क्या होगा, आप जानते हो, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना मिलता है, 4500 गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है आप देख लो, 15,000। मूलधन कितना है, 15,000। टाइम कितना लग रहा है, 5 वर्ष। मात्र आपका एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से 3 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा आराम से। फिर देखो ये 15 तिया 45 कट जाएगा और ये 5 छक 30 कट जाएगा। यानी कि रेट होगा 6%। रेट उसका कितना होगा, रेट जो रहा होगा 6% रहा होगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 6%, तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 75 के तरफ। 75 आप देख लो ध्यान से। एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता है। देखो आपको क्या करना है, ये मीटर में जो दिया गया है इनको भी आपको सेंटीमीटर में लगा देना है। कुछ नहीं करना है, ऊपर देखो बड़े वाले को ऊपर में गुना कर देना है, तो ये 1600 हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100, तो 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। अब बटे में हो जाएगा आपका 20 गुना 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये आप देखो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कटा सकते हो। फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16 कट जाएगा। 1000 गुना 8 करेंगे तो 8000, यानी कि कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगा, 8000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगा उस हॉल को, जो है पूरा हॉल को फर्श करने के लिए 8000 आपको ईंट लगेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आप 76 कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गए, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्त उत्तीर्ण अंक आवश्यक अंकों से 30 अंक अवधि अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत अंकों की आवश्यकता क्या थी, यानी कि वो कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी जो वह पास हो सके। ठीक है, देखो यदि वह 40% अंक ला रहा है तो वो 20 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। यदि उनको हम 20 अंक दिला दें तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यही कहिएगा। अब देखो वो 45% अंक ला रहा था पास, लेकिन वो 30 अंक ज़्यादा ला रहा था। हम बोलेंगे देखो भाई आप ज़्यादा ला रहे हो, आप सिर्फ पास हो जा। तो वो 30 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो परसेंटेज को आप एक साइड करना है और विदाउट परसेंटेज को एक साइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 40 क्या करना है, ये 40 अब माइनस 45 अब बराबर हो जाएगा आपका -30 अब -20, यही तो होगा। ठीक है, तो ये -5% अब बराबर में हो जाएगा 50। तो बोलो 1% बराबर 1% का मान क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि 1% बराबर 10, कहने का मतलब आपका यही तो हो रहा है ना, 1% बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर आप 76 जरा ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, 1% बराबर आपका क्या आया, 10 आया। ठीक है, तो मान लो 1% बराबर 10 आया, तो वह अब बताना है कि क्या कहता है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है। 1% बराबर 10 आया तो 40% बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 400। 40% बराबर कितना हुआ, 400 हुआ। देखो 1% बराबर 10 तो 40% बराबर 400, तो उसको और कितना चाहिए, 20 अंक चाहिए। तो यहाँ पर देखो 420 हो जाएगा, कितना होगा, 420। यह 420 हो गया। और 45% बराबर कितना होगा, 45% बराबर आप कितना बोल सकते हो, जरा बताइए तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कितना होगा, आप पहले टोटल नंबर बताइए कितना होगा। तो टोटल नंबर का बात करें तो टोटल नंबर देखो ये 420 हो जाएगा और 45% बराबर हो जाएगा आपको 480, 580। 45% बराबर 45% बराबर क्या होगा, 580। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल आपका 400 और 580 आप देख लो कितना हुआ जोड़ के, 1000 हुआ। टोटल 1000 हुआ। लेकिन अब सिर्फ हमें पास होना है, तो पास होने के लिए 420 नंबर चाहिए, कितना में से, 1000 में से। आपको परसेंटेज के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 42% चाहिए पास होने के लिए। कितने प्रतिशत चाहिए, ये 40% ला रहा था इसलिए फेल हो रहा था, और ये 45% ला रहा था इसलिए पास से भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा था।
तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, प्रतिशत में 42% चाहिए और रियल में 420 नंबर चाहिए था। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। कहता है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। आपको बताना है ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सही। अब देखो अब पुत्री की आयु, अब यहाँ पर देखो कहने का मतलब हुआ, कहता है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हम देखो पुत्री की आयु क्या था, पुत्री की आयु 12 वर्ष। देखो कहता है पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। तो पहले मान लो कि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, यहाँ पर मान लेना है पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, ठीक है। अब माता की वर्तमान उम्र क्या होगा, यदि पुत्री 12 वर्ष का होगा तो माता 3 गुना है, किससे, पुत्री से। तो माता की आयु आप बोलेंगे 36 वर्ष का होगा, क्योंकि जब जिस टाइम पुत्र 12 वर्ष का होगा तो माता 36 वर्ष का होगा, ठीक है। तो अब बता पिता कितना का होगा तब, तो आप बोलेंगे पिता हो जाएगा, देखो 36 तो माता है और वह 5 वर्ष माँ की आयु से अधिक है। माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यहाँ पर आपको दिया है तो ये 5 में इसमें जुड़ जाएगा तो पिता हो जाएगा 41 वर्ष का। पिता कितना का हो जाएगा, 41 वर्ष का। तो यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। तो 41 में से क्या करना है, पुत्र को माइनस कर दो, अपने आप निकल जाए, 11 में 2 × 9 और ये 29 वर्ष का। कितने वर्ष का पिता होगा, 29 वर्ष का होगा जिस टाइम वो पुत्री का जन्म हुआगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप जो है देख सकते हो 78। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा सही जवाब। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आप 78 देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या 54,000 और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए देखो दिया गया है। कहने का मतलब हुआ एक दिन में 5% की दर से बढ़ता है। एक दिन में 5% आपको बताना है वो 54,000 में कितना बढ़ेगा। आप देखो एक दिन में 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ 1/20। आप ध्यान से समझेंगे, 5% का मतलब हुआ 1/20। कैसे, ये 5% का मतलब बटे 100, इसी को आप कटाइएगा तो 1/20 होगा। अब देखो वो बढ़ रहा है तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 21/20 आएगा। बढ़ रहा है क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये पहला दिन का 21/20 और फिर दूसरा दिन का भी 21/20 बढ़ रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक। और ये 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4। ये तो आप यहाँ से देखो ये कई बार में कटेगा, 2 दूना 4 और ये 2 सत्ते 14, यानी कि 27 दूना 54 कट गया। 27 दूना क्या कट गया, 54। अच्छा 1 0 और आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा, 270। आप फिर देखो 2 से कटा सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 135 गुना आप 441 कर दो। 135 गुना 441 करेंगे इकाई अंक पर 5 आएगा। तो इकाई अंक पर 5 देखो दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी, सी और बी तो आपका गलत हो गया। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो एक स्टेप आगे बढ़ सकती है, 3 होगा और आप 3 देख लो, 3 तो दोनों में है। फिर 5 भी है, 5 के बाद 9 के बाद 5, 59,535 होगा गुना करने के बाद। तो देख लो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेगा ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आप 79 देख सकते हो। कहता है यदि ईंट के 7/16 भाग का भार 21/8 kg है तो ईंट के 5/12 भाग के भार क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको देखो क्या करना है, ईंट के भाग को ईंट के भाग के सामने लिखना है और उनके वजन को वजन के सामने लिखना है, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये 7/16 भाग जो है, ये भाग है पहला वाला, 7/16 भाग
कितने केजी के बराबर हैं, बोलिएगा 21/8 केजी के बराबर। फिर केजी को केजी के सामने, भार के सामने 5/12 भाग है ना, तो इसलिए भाग के सामने कितने के बराबर नहीं पता है, x केजी के बराबर मान लो। अब देखो ये 7 कम 7 7 21, आप जानते हो ऊपर ऊपर कट जाता है। फिर देखो ये 8 कम 8 8 दूना 16, ये भी कट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस में गुना कर देना है। ये x इसके साथ हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखो x गुना 2 अब बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 5/12, यही तो होगा। अब देखो ये 3 कम 3 3 चौक 12 कट जाएगा, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/8, यही तो होगा 5/8, यही हो रहा है ना। 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 मिनट जरा चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो 7 एकम 7 7 21, 8 एकम 8 8 दूना 16, ठीक। अच्छा क्रॉस में गुना होगा, हाँ समझ गया। यहाँ पर यदि आप क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये x 1/2 आएगा और ये बराबर में 3 गुना 5/12 होगा। इस प्रकार से होगा 2 एकम 2 2 छक 12 और ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि दूसरा जो भार होगा वो 5/2 केजी का होगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में जो है एक तो होगा ना, इसलिए गुना x इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो ईंट का भार होगा 5/12 भाग का ईंट का वजन हो जाएगा, वो 5/2 केजी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 80। क्वेश्चन नंबर 80 का था, एक व्यापार में ए बी सी और 3 यानी कि ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश का कुल लाभ 3/16 है तथा बी का लाभांश का कुल लाभ 1/4 है। यदि सी को 243 रुपये का लाभांश मिले तो बी को कितनी राशि मिलना चाहिए। आप देखो इसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो हम हिंट्स दे देते हैं आपको, ये क्वेश्चन है ना खुद से बना लेना, ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं ये नीचे वाले जो है, नीचे का आप एलसीएम ले लो और इन्हीं को मान लो कि ये टोटल लाभ है, यानी कि टोटल यूनिट बताइए 3/16 और 1/4 का एलसीएम क्या आएगा। तो आप बोलिएगा 16 आएगा। अब चलो यहाँ से निकालते हैं पहले ए का लाभांश। ए का लाभांश यदि निकालेंगे 3/16, ए का लाभांश 3/16 कितने में से, आप बोलिएगा ये 16 में से, तो ये 16 से 16 कट गया 3, यानी कि ए का लाभांश क्या आया 3 आया, यानी कि ये जो है 3 यूनिट काम करता है। आप फिर यहाँ से बी का लाभांश निकाल सकते हो। बी देखो कितना 1/4, आप बोलेंगे कितने में से, 16 में से, 4 चौक 16, तो बी का हिस्सा क्या रहा होगा 4 रहा होगा, ठीक है। तो अब सी का लाभांश, अब देखो अब कहने का मतलब 16 में से 3 कम बी करता है तो 4 कम ए, सॉरी 16 में से 3 कम ए किया तो 4 कम बी किया। अब जो बचेगा कौन करेगा, सी करेगा ना। तो 16 में से ये दोनों को जोड़कर घटा दीजिएगा तो इसका मतलब सी का लाभांश कितना रहा होगा, 9 रहा होगा, यही तो रहा होगा, 9 रहा होगा। और जबकि रियल में 243 रुपये मिलता है, तो यही 9 बराबर 243, जब यही 9 बराबर 243 तो आप बता दो 1 बराबर क्या होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा, कटाएगा तो 27 आ जाएगा। तो अब देखो जिसका पूछा है उसका निकाल दो। तो बी का पूछा है तो बी का हिस्सा 4 है, तो आप 27 गुना 4 कर दो, 7 चौक 28, 4 दूना 8 दो 10, यानी कि 108 रुपये। सी का हिस्सा क्या आ जाएगा, 108 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 81। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, अब बताइए। कितना वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। तो आप बताइए अभाज्य संख्या का परिभाषा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होता है। वैसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे ही तो अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो या गुणज हो, वही तो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 17 होते हैं, 19 होते हैं। इस तरह से जो है डॉट 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 चलते रहते हैं। तो यहाँ पूछा प्रथम अभाज्य संख्या, तो आप देख लो पहला कौन आया है अभाज्य संख्या में, तो पहला अभाज्य संख्या में 2 आया है। तो आपके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप कहिएगा 2 अभाज्य संख्या नहीं है तो सम संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या पहली अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना है, यदि याद नहीं है तो इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 82 देख सकते हो।
देखिए 82 में आपको सिंपल मान ज्ञात करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 82 में आपको सिंपल मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं बता दूं, आप ये 180 जो लिख रहे हो, 180 को आप क्या लिख सकते हो, तो हम एक हिंस दे देते हैं। आप 180 को 16 गुना 5 लीजिए, लिख लीजिए। पहले इनको, इस संख्या को आप ब्रेक करने के लिए सीख जाइए। ठीक है, फिर माइनस, फिर 112 को आप 16 सत्ते 72 से लिख सकते हो, तो इसको आप 16 गुना 7 लिख लीजिए। एक मिनट, इस तरह से। ठीक है, अब फिर बटे दे दीजिए। अब 45 को आप 9 गुना 5 लिख लीजिए। ठीक है, हम हिंस दे देते हैं। फिर माइनस हो तो माइनस, 63 को आप 9 गुना 7 लिख लीजिए, हम हिंस दे देते हैं। अब बोलो ये 16 का 4, तो अब 4√5 माइनस 4√7, अब बटे 3√5 माइनस 3√7, यही हो रहा है ना। ठीक, तो अब देखो ये 4 4 दोनों क्या है, बराबर हैं, तो 4 4 दोनों यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, √5 माइनस √7, अब बटे, अब बाहर में देखो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √5 माइनस √7, तो ये तो कट गया ना, रूट से रूट बराबर है तो कट गया, तो आपका जवाब आ जाएगा 4/3। अब पूर्णांक में 1 सही 1/3, इनको आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 1/3। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 1 सही 1/3, तो हम इसको हटा रहे हैं और आप देख लीजिए 1 सही 1/3 किन ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले इन संख्याओं को आप जो है ब्रेक करने के लिए सीखिए, आप ब्रेक कर लेते तो आपका जवाब आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 83 देख सकते हो। कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 3/8 भाग भोजन एवं आवास पर खर्च करता है, पुनः शेष बचे राशि का 3/5 भाग शिक्षा एवं यातायात पर खर्च करता है, पुनः शेष बचे राशि का 1/3 भाग वह बीमा एवं अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपया बचे हो तो कुल आय कितनी है। आप इन क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए हम हिंस दे देते हैं। अब क्या आय है नहीं पता, मान लो कुल आय x है। ठीक है, अब देखो कुल आय x है, अब वो प्रश्न से लेंगे तो मान लो कुल आय x है, x में से वह 1/3/8 का खर्च करता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कमेंट करके। ठीक है, क्या आप सभी हैं इसका आंसर आएगा, तब हम जो नहीं है, यदि आप सभी से बनेगा तो हम जरूर बताएंगे यदि आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखो 84 बताते हैं, और ये रेशियो एंड प्रपोर्शन से हैं। यदि आप रेशियो एंड प्रपोर्शन नहीं देखें तो आप जरूर जाइए बेस्ट फॉर सक्सेस पर और प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास मिल जाएगा, अनुपात और समानुपात का, जिसमें से कि बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 84 नंबर कहता है 20 पैसे या 3 रुपये का अनुपात क्या होगा। अब जरा बताओ, कुछ 20 पैसे में है तो कुछ 3 रुपये में है, ये 20 पैसे में या 3 रुपये में है, क्या दोनों का राशि समान है, जात समान है, नहीं, तो दोनों को आप एक बनाने के लिए कोशिश करो। तो इनको भी आप पैसा में बना दो, तो पैसा में बनाएंगे तो आप 100 से गुना कर देंगे, तो ये 20 से कम 20, 20 पंचे 100 कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, लेकिन ये 5 या 15 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका अनुपात आएगा 1:15। देखो राशि रेशियो में दोनों राशि को समान करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि इसको ही पैसा बनाना है, आप इसको भी रुपये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी आपका सही जवाब यही आता है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर बी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है 85 आज की क्लास का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर ऑल कर लेना, और बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 17 में से कितने क्वेश्चन आपसे बना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 85 देख सकते हो। कहता है ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब बताइए है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर। चलो देखो, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो देखो कहता है ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, आपको दोनों साइड बराबर कर लेना है। अब मान लो ये 100 केजी का ताजे फल है,
मान लो ये 100 केजी का ताजे फल है और ये क्या कहते हैं 68% यदि पानी होगा, तो आप बता दो सूखे कितना होगा। बोलेंगे आप सूखे तो 32% होगा, तो 32% क्या होगा, सूखे होगा। बोलो 32% क्या होगा, सूखे होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ यदि आप यहाँ से बढ़ते हो थोड़ा सा, अब कितना केजी है पता नहीं, मान लो x केजी का है और 20% पानी है, तो सूखे इसमें से भी कितना रहा होगा, 80% रहा होगा। ध्यान से समझने के लिए यहाँ पर कोशिश करना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप x बराबर लिख सकते हो 100 गुना 32/80, ये आराम से लिख सकते हो। 1 0 1 0 और ये 8 चौक 32 कट जाएगा, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा 40%, सॉरी x बराबर जो आ जाएगा 40 केजी। क्या आ जाएगा, 40 केजी, यानी कि 100 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, 40 केजी। ये 100 केजी यदि ताजे फल होगा तो सूखा फल का बात करें तो वो 100 केजी के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भी मन लगाकर पढ़िए और तैयारी कीजिए और माँ बाप का सपना जो है साकार कीजिए, पूरा कीजिए। कहा गया है, पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, इसे करके अब की बार मैं दिखलाऊंगा। तो आप सभी को जो है सिलेक्शन अब की बार पक्का लेकर रहना है और ज़रूर आप बताइए कि आपका इसमें से कितने मार्क्स आया, 17 क्वेश्चन में से कितने नंबर आप लाए। तो आज की क्लास को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।